अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब नाजरीन। उम्मीद कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। इस नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और मौजू हमारा वही होगा, टॉपिक जो गुज़िश्ता जो है 2 एपिसोड से चल रहा है, यानी महाराष्ट्र का इलेक्शन। आप देखिए, आप होते 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 आज ये दिन भी आया कि कल आप जाकर वोट डालेंगे वहाँ पर, और सब की तरह आप भी इंतज़ार करेंगे, आपकी तरह सब भी इंतज़ार करेंगे कि 23 तारीख को क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा तो बहरहाल निकलना है, चाहे महाविकास अघाड़ी जीते या महायुति जीते, किसी न किसी के हक़ में फ़ैसला आना है। और नतीजा हासिल करने के बाद कोई पार्टी अपने साथियों के साथ या कोलिशन सरकार बन सकती है। बाज़ार तो यही नज़र आता है, कोई एक पार्टी अपने तौर पे तो मेजॉरिटी ला नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से सीट्स की जो है शेयरिंग हुई है, जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने अपने ग्रुप में जिस तरीके से सीटें तकसीम की गई हैं, उसे तो अंदाज़ा यही लगता है कि चाहे महाविकास अघाड़ी हो जाए, चाहे महायुति हो जाए, कोई भी हो जाए, वो अपने साथियों के साथ ही हुकूमत बनाएगी। अब असल मसला ये है कि जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में ये कहा था आपसे कि ये इलेक्शन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक सबसे अहम इलेक्शन होगा। इसलिए इलेक्शन सबसे अहम होगा क्योंकि कई एक लीडर्स ऐसे हैं जिनका सारा का सारा स्टेक इस इलेक्शन पर लग चुका है। जैसे एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे को ले लीजिए आप। गुज़िश्ता पार्लिमानी इलेक्शन से पहले तक वो जो है शिवसेना में थे, और किसी वजह से इख्तिलाफ करके अपने कई एक साथियों के साथ ले जाकर उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। इसी तरीके से अजीत पवार साहब का भी यही मामला है। वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले तक भी अपने अंकल शरद पवार साहब के साथ थे, और उन्होंने वहाँ से निकलकर अपना एक अजीत पवार ग्रुप अलग बनाया है। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे को ले लीजिए आप। इनका मामला ये था कि हमेशा बीजेपी के साथ जो है रहकर वो इलेक्शन लड़ते थे, और जीतने के बाद दोनों मिलकर जो है अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते थे। लेकिन चंद एक वर्षों से आप देखते आए हैं कि किस तरीके से ये मामला तकसीम हो गया, और बीजेपी की राह और उद्धव ठाकरे साहब की राह दोनों जो है अलग हो गई, और ये लोग अपने तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मसला यह है कि उनके लिए इस वक्त बहुत ख़ास सूरत हाल है, क्योंकि इतनी आसानी से ये मामला तय होने वाले नहीं है। एक सियासत हम वो देखे हैं जो इलेक्शन से पहले आज तक चली आ रही है, और कल भी इलेक्शन के दिन भी जो है चलती रहेगी। हो सकता है एक नई किस्म की सियासत हमको इलेक्शन के बाद देखने में आए। मैं हमेशा इस बात पर आपको जो है तवज्जो मबदूल कराना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन को जिस ख़ास तरीके से देखना है उसी ख़ास तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर ग्रुप, हर पार्टी अपनी जगह तज़ब्ज़ब में है कि किस तरीके से इलेक्शन आगे बढ़ेगा और रिजल्ट्स किस तरीके से आएंगे। अगर जिस अंदाज में मामला चलता हुआ आया है, अगर उसे देखें तो फिर महाविकास अघाड़ी को ही ये इलेक्शन जीतना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट की मेजॉरिटी उनके पास है। महाराष्ट्र की हद तक 48 में से 30 सीट्स उनके पास है, और इससे पहले जो गवर्नमेंट बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बनी थी इलेक्शन के बाद, वो उन्हीं की हुकूमत बनी थी, और गुज़िश्ता 1-1.5 साल पहले हो सकता है, उससे कुछ आगे पीछे ये नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। बहरहाल ये सियासत है, कोई भी इलीगल तरीके से नहीं बनी, वो भी लीगल तरीके से अपनी मेजॉरिटी को साबित करके अपने साथियों के साथ एकनाथ शिंदे साहब अपनी सरकार बनाए हैं, और यही मामला है। अब देखना यह है कि किस तरीके से, आप जानते हैं ये इलेक्शन है, हर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें रवा रखी जाती है, और कुछ लोग जो एक हद होती है उसको पार भी कर लेते हैं, कुछ लोग हद में रहकर अपनी बात रखते हैं। हर मुख्तलिफ तरीके से इलेक्शन, सियासत नाम ही उसी का है, सियासत ताकत और दौलत के बलबूते पर लड़ी जाती है। अकल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहाँ पर ताकत आ जाती है, जहाँ पर दौलत आ जाती है, तो फिर अकल शायद उतना ज़्यादा वहाँ पर अपना असर नहीं रखती, या असर अपना दिखा नहीं सकती। चुनाचे गुज़िश्ता कई इलेक्शंस में, गुज़िश्ता कई एक दौरों में हम ये देखे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन करवाया जाता है, और किस तरीके से इलेक्शन को जीता जाता है या दूसरी जमात को हराया जाता है। आइए, आप अब तक जो है ये लीडरों का इलेक्शन था, ये कायदीन का इलेक्शन था। आज से ये आपका इलेक्शन हो गया। अब 24 घंटे के बाद आप
कल आप वोट डालने जाएंगे तो जब बैलेट पेपर आपके सामने होगा और आप जो है वहाँ पर अंदर चले जाएंगे पोलिंग स्टेशन में, तो वहाँ पर आपको कोई बताने नहीं आएगा कि कहाँ वोट डालना है, कैसे वोट डालना है, बल्कि वोट तो आप ही को डालना है। अब असल मसला ये है कि आप गुज़िश्ता 2 महीने 4 महीने से जिस तरीके से हालात बने हैं, जिस तरीके से आपको अपने अपने प्रोग्राम्स बताए गए हैं, अपने अपने मंसूबे बताए गए हैं, उनको देखते हुए तमाम लीडरों के बारे में सोच समझ कर आपको ये फैसला करना है कि अब आप वोट किसे देंगे। आप किसे भी दीजिए, आपका इख्तियार है। ये मैं ये नहीं पूछूंगा आप किसको वोट दें या देने वाले हैं, या मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आप किसको वोट देंगे। दोनों मामला तो आपके हैं। ये आपके दिल की बात है, आपके दिमाग की बात है, आपके मंसूबों की बात है कि आप किसको वोट देते हैं। बहरहाल ये सोच समझ कर वोट दीजिए कि ये वोट जो है आइंदा 5 साल तक आपके ऊपर साए की तरह लगा रहेगा और हर मामले में आप पर असर करेगा। बस वोट महाराष्ट्र के लिए दीजिए, वोट तरक्की के लिए दीजिए, वोट भाईचारगी के लिए दीजिए, वोट मोहब्बत के लिए दीजिए, या फिर कोई ऐसे लीडर आपके करीब हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि भाई पार्टी किसी और पार्टी से कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो। देखिए, अच्छे इंसान और बुरे इंसान हर जगह होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक पूरी पार्टी ख़राब हो, या ये ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा इलाका ख़राब हो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके करीब आपके घर पर जो आकर दस्तक दिए हैं, खटका मारे हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा, आपकी जो है ये ज़रूरियात को पूरा करूंगा। आप सबसे मिल चुके हैं, सबको देख चुके हैं, सबको सुन चुके हैं। तो आप बहरहाल आपका फ़ैसला है कि आप वोट किसे देते हैं। और जब 23 तारीख को इलेक्शन का रिज़ल्ट आए तो अपने आप को जो है मलामत मत कीजिए, या फिर किसी और को जो है मुर्द इल्ज़ाम मत ठहराइए, क्योंकि आप वोट जिसे देंगे वही जीत कर आएगा। आप वोट जिसे देंगे वही जीत कर आएगा। बहरहाल अपने घर वालों के साथ मशवरा कीजिए और जिसे आप चाहते हैं वोट दीजिए। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ आप तमाम के लिए कि ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत आपको मिले जो आपकी चाहने वाली हो, आपके ताल्लुक़ से तरक्की के बारे में सोचे, आपकी ज़रूरियात के ताल्लुक़ से तो सोचे और एक अच्छे तरीक़े से हुकूमत करे। और आइंदा अपनी हुकूमत की मियाद के दौरान जो किए गए तरीक़ाती काम हैं उनको गिनाते हुए आइंदा के इलेक्शन के लिए आपके सामने आए। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला करीब फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में शामिल रखिए। अपने इस चैनल को भी दुआओं में शामिल रखिए। मैं भी हमेशा आपको अपनी दुआओं में रखूँगा। खुदा हाफिज़।